एबीसी चौगाई क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं धातुओं का अध्ययन सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। धातुओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ मेटल्स। प्राचीन काल में सिर्फ 8 ही धातु ज्ञात थे, जो इस प्रकार है। देखिए, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर, तांबा यानी कॉपर, टीन यानी टीन, सीसा यानी लेड, लोहा यानी आयरन, पारा और एंटीमनी। सोना का सूत्र होता है Au। Au लैटिन भाषा का है। Au का फुल फॉर्म होता है औरम। औरम मीन्स सोना। सिल्वर को हम Ag से सूचित करते हैं, क्योंकि Ag यानी कि अर्जेंटम। लैटिन भाषा में चांदी को अर्जेंटम कहा जाता है। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर, पर लैटिन भाषा में क्यूप्रम, इसलिए इसे Cu से सूचित किया जाता है। टीन का सूत्र होता है Sn। तो प्राचीन काल में सिर्फ इतने ही धातु ज्ञात थे, पर आगे चल करके 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को 20 तत्व धातु के रूप में ज्ञात कर चुके थे। आगे रिसर्च जारी रहा, तब जाकर के 1869 ईस्वी में 50 तत्व ज्ञात कर लिए गए। ये तत्वों को सजाने के लिए एक आवर्त सारणी बनाया गया, और ये आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया। इसलिए इन तत्वों को उसी सारणी में रखा गया, और उस सारणी का नाम मेंडलीफ का आवर्त सारणी दिया गया। पर आजकल एक नई सारणी प्रयोग में किया जाता है, और उस सारणी का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता मोसले नाम के वैज्ञानिक है, जिन्होंने नवीन पद्धति के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो सिर्फ वर्गों का अंतर है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या एक समान है, और वर्गों की संख्या अलग अलग है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। तो बच्चों, अभी हम लोग धातुओं के अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो धातु पर ही चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। धातु यानी ठोस होता है, अपवाद स्वरूप। सिर्फ पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो चमकीले हैं। ऐसे तो सभी धातु चमकीले होते हैं। सभी धातुओं के एक अलग अलग अपना गुण होता है, और सभी के सभी विद्युत के, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा सुचालक चांदी को बतलाया गया है। चांदी विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक है। इसमें तन्यता पाई जाती है, इसमें चमक होता है, इसके घनत्व भी अधिक होते हैं, ये चमकीले होते हैं, इसे अधिक से अधिक पतला तार बनाया जा सकता है। तो ये सब क्या है? तो धातु के भौतिक गुण हैं। धातुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से अभिक्रिया भी करते हैं। जैसे अधातुओं से अभिक्रिया करके उसके
नए यौगिक बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर से करते हैं तो सल्फाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, हैलोजन से करते हैं तो हैलाइड बनाते हैं, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं। तो इस प्रकार से धातु और अधातु मिल करके एक नए यौगिक बनाते हैं। ऐसे धातुओं के साथ भी मिश्रण किया जाता है जिनसे मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। अब धातुओं के अध्ययन यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला, आघात वर्धनीयता यानी मैलिबिलिटी, तन्यता यानी डक्टिलिटी, चमक लस्टर, घनत्व डेंसिटी, ऊष्मीय और विद्युत चालकता तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बच्चों, आघात वर्धनीयता का अर्थ क्या होता है? तो आघात का अर्थ होता है चोट पहुंचाना। अब वर्धनीयता का अर्थ होता है बढ़ाना या बढ़ना। यानी हम किसी भी धातु पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते हम जितने पीटते जाते हैं वो बढ़ते जाते हैं, यहां तक से कि पतला कागज के रूप में भी हो जाता है। पतले पतले चादर बन जाते हैं, लोहे के चादर, चांदी के चादर, सोना के चादर। तो विभिन्न धातुओं पर हथौड़े से यदि हम प्रहार करते हैं तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। अब दूसरा, तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है कि हम इसे पतला से पतला, पतला से पतला तार बना सकते हैं। सोना से पतला तार, चांदी से पतला तार, जितना पतला यानी कि बाल केस से भी पतला हम तार बना सकते हैं। इसी को तन्यता कहा जाता है। अब चमक, तो सभी धातुएं चमकीले होते हैं। सोना जैसे पीले रंग का पदार्थ है, चांदी सफेद रंग का पदार्थ है, तांबा लाल रंग का पदार्थ है। ये सब चमकीले धातु हैं। सभी धातुओं में चमक होती है, चमकने लगते हैं। प्रकाश में भी चमकीले होते हैं, दिन में भी और रात में भी यदि उसमें प्रकाशित किया जाता है तो चमकने लगता है। इसी को चमक कहा जाता है। अब घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है वजनदार। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। जैसे हम कल्पना करें कि एक लोहे का इतना बड़ा बाट ले लें और उसी से कोई अधातु को तौल दें, लकड़ी को तौल दें, कपड़ा को तौल दें, रुई को तौल दें, तो इतना बड़ा हो जाएगा। पर देखने से क्या होगा? प्रतीत तो इतना बड़ा जो है वो भारी लगेगा, लेकिन वो भारी नहीं है, क्या है? हल्का है। और लोहा जो है, बाट जो है, बटखरा जो है, उसको यदि हम देखते हैं तो छोटा लगता है पर वह वजनदार होता है। इसी को डेंसिटी यानी कि घनत्व कहा जाता है। अब ऊष्मीय और विद्युत चालकता। ऊष्मीय और विद्युत चालकता का अर्थ होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसे हम धूप में रख दें या आग पे रख दें तो जल्दी गर्म हो जाता है। बिजली से कनेक्ट कर दें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों के चालक या सुचालक होते हैं। तो यही धातुओं के भौतिक गुण है। एक बार और सुन ले, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये 5 प्रकार के भौतिक गुण हैं। पहला आघात वर्धनीयता, दूसरा तन्यता, तीसरा चमक, चौथा घनत्व, पांचवा ऊष्मीय और विद्युत चालकता। तो इस प्रकार से धातुओं के भौतिक गुण का वर्णन किया जाता है। अब धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसे धातुओं के भौतिक गुण मैंने बतलाया, उसी तरह से अब मैं धातुओं के रासायनिक गुण बतलाता हूं। सभी धातुएं तो विद्युत की सुचालक होती है, पर कुछ अधिक अभिक्रियाशील होता है और कुछ कम अभिक्रियाशील होता है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है, जैसे पोटेशियम, इसका संकेत के होता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक,
लोहा, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी और ये सोना। सोना धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये जल्दी किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इन सभी धातुओं में सबसे अधिक पोटेशियम अभिक्रियाशील है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। इस पर कुछ प्रश्न भी पूछ देता है, जैसे दे देगा कि के और सी। के यानी कि क्या है, पोटेशियम, सी मतलब कैल्शियम। इन दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम अधिक है कैल्शियम से। अब पूछ देगा कैल्शियम और सोडियम, इन दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम अधिक, कैल्शियम अधिक है, सोडियम कम है। अब सोडियम और पोटेशियम में भी पूछ सकता है प्रश्न कि सोडियम और पोटेशियम में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस चार्ट को देख लेंगे। पोटेशियम पहले है, सोडियम बाद में है। सोडियम बाद में है तो सोडियम कम है और पोटेशियम अधिक है, यानी कि पोटेशियम और सोडियम की अपेक्षा सोडियम कम है, कैल्शियम पोटेशियम अधिक है। तो इस प्रकार से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता ज्ञात करते हैं, समझते हैं। अब धातु अधातु के बीच कैसे अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग देख लें। अब धातुओं की अभिक्रिया अधातुओं से, तो अधातु के रूप में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है। तो यानी पहले मैंने बतलाया है कल के क्लास में कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे धातु के रूप में लिखता हूँ मैग्नीशियम। क्या है ये, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक धातु है, ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए अब ये क्या है, बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद हम अब कैल्शियम को ले लें, तो कैल्शियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह ऑक्साइड बनाता है। अब जैसे यहां पर मैंने ले लिया जिंक को ही ले लिया, क्या है ये, Zn और O2, क्या बनाएगा यहाँ पे, ZnO। संतुलित कर ले हम तो 2 से इधर गुणा कर देते हैं और यहाँ भी 2 हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इसके बाद अब मैं हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों से अभिक्रिया करना सिखाता हूं। दूसरा क्या है, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन में चूंकि 5 तत्व है, फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्लोरीन होता है। तो अब हम क्लोरीन से अभिक्रिया करना देख लें। अब जैसे मैग्नीशियम से ही करना है तो यहां पर मैंने लिख दिया मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसके बाद कैल्शियम से अभिक्रिया, कैल्शियम और Cl2, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। अब जिंक से अभिक्रिया, जस्ता और प्लस Cl2 एरो ZnCl2। तो इस प्रकार से मैंने हैलोजन से यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करना सिखाया। ये विद्युत धनात्मक तत्व है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। उसी तरह से यहाँ भी सब धनात्मक है, ये सब के सब ऋणात्मक है।
तो इस प्रकार से कोई भी धातु ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन से विक्रिया, हाइड्रोजन से विक्रिया, हाइड्रोजन वर्ग के किसी तत्व से विक्रिया, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, इन सब से अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से ये धातुओं के रासायनिक गुण हुआ। अब अंत में मैं विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। लिखा है, ध्यान से देखिए। अब आप बताएं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, HW ये है, घर पे करना है। और जो मैंने बतलाया है, जो व्याख्यान दिया है वीडियो में, उसी में उत्तर मिलेगा। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसका उत्तर पा जाएंगे। किन्हीं 4 धातुओं के नाम बताएं। दूसरा, प्राचीन काल में कितने धातु ज्ञात थे। तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बना। चौथा, आवर्तों एवं वर्गों की संख्या कितनी है। पांचवा, पोटेशियम और सोडियम में अधिक अभिक्रियाशील कौन है। और इन सब का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग तन मन से पढ़ रहे हैं। और मुझे भी खुशी होगी कि जब आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देंगे। और यदि कोई वीडियो में त्रुटि भी होती है तो उसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है और अपना सलाह भी देना है कि मैं और किस तरह से अच्छा करूं। अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्र मंडली में सबको वीडियो को आप लोग शेयर करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ABC चौगाई को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।